आपका कहने का मतलब ये कि प्रतिक्रमण एक बार करना चाहिए या बार बार करना चाहिए? दैट्स योर क्वेश्चन। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप इसको चाय पानी के लिए ट्रे में ले जाते हैं और गलती से ट्रे गिर गई और सभी ग्लास टूट गए, ठीक है, चाय पानी सब गिर गया। अभी आपकी सास है, वो आपको डांटती है कि जरा ध्यान से चलना चाहिए ना आपको, ओके, और आपने स्वीकार भी किया कि चलो दिस इज माई मिस्टेक। भले जानबूझ के नहीं किया है मगर मिस्टेक तो हुई ना, अनजान में भी मिस्टेक तो हुई, तो आपने स्वीकार किया। अभी ये मिस्टेक आपकी हो गई, इस मिस्टेक के लिए आपकी सास आपको 10 बार कहेंगे तो यू एक्सेप्ट इट? व्हाई? दैट्स इट, द सेम थिंग। गलती एक बार किया है, प्रतिक्रमण 50 बार करोगे क्या होगा? इट्स अ हैमरिंग। यू अंडरस्टैंड मी? साइकोलॉजिकल। मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, बार बार करोगे तो क्या होगा? दे कन्वर्ट इन डिप्रेशन। गलती एक बार किया है और एक्सेप्ट बार बार करते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है। इसीलिए एक ही बार मिस्टेक की, जो मिस्टेक किया है उनकी क्षमा एक ही बार मांगने की, बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार में ही फ्री हो जाओगे आप? हाँ, आपने गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। ऐसा ही फल मिलेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है और आप उसमें कोई करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। इट इज कंपल्सरी फॉर एनीबॉडी। अगर आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट मिलेगा ही, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उसमें चॉइस है। तो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी सफरिंग करता है, आइदर दे आर कॉमन पीपल और ग्रेट पीपल, वॉट एवर दे आर, बट दे आर सफरिंग एज पर हिज प्रीवियस बर्थ कॉज। तो बॉडी जो होती है वो कभी गॉड नहीं होती है, मगर बॉडी के अंदर गॉड होता है जो एनलाइटन होता है। तो जब बॉडी का एंड होता है, इसको जला दिया जाता है और सोल गोज टू द मोक्ष, देन देयर इज नो रीबर्थ। रीबर्थ ही तो सफरिंग है। क्या है? रीबर्थ ही सफरिंग है। ये जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं, वो ही तो सबसे बड़ा सफरिंग है। तो किसी को ये जन्म मरण के चक्कर में जीना पसंद नहीं है। जहाँ तक हर सर्कमस्टांसेस सही होता है तो उनको अच्छा लगता है, मगर जब सर्कमस्टांसेस चेंज होता है तो उनको जीना अच्छा नहीं लगता है। ये बॉडी भी जब एजड हो जाती है ना, उम्र वाली, तो यही बॉडी हमको दर्द देती है। जो आज तक वो बॉडी आनंद देती थी, फिर बाद में क्या होता है? दर्द होता है। तो इट इज सफरिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल, नॉट फॉर सम ऑफ देम। तो ये है, सभी प्रकार की जो सेंसेस है वो अपने आप कमजोर हो जाती है एज पर द एज। तो यही तो सफरिंग है। तो बॉडी इज कनेक्टेड विद द सफरिंग। किसी की बॉडी ऐसी नहीं है कि जिसको सफरिंग नहीं है, मगर हाँ, जिसके पास ज्ञान है वो सफरिंग महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो मन वचन काया से मुक्त रहते हैं और वो आत्मा में रहते हैं। इसीलिए मन वचन काया का सफरिंग उनके लिए सफरिंग नहीं होता है। मगर इनको तो, शरीर को तो सफरिंग होगा ही, मगर शरीर से वो मुक्त रहता है, इसीलिए वो शरीर का सफरिंग फील नहीं करते। दैट्स इट। बट सफरिंग इज कंपल्सरी। मगर जो हमारे जो धर्मगुरु बताते हैं कि भाई अवतार लेते हैं, ये करेक्ट नहीं है। सबको अपने कर्मों के भुगतान के लिए आना पड़ता है। दिस इज नॉट माई चॉइस कि मेरे को अवतार लेना है, ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी पार्ट है। जहाँ तक मैं इस संसार से मुक्त न होगा वहाँ तक मेरे को जन्म लेना ही है, उसमें चॉइस नहीं है। और जब मेरा कोई कर्म नया नहीं बनेगा और पुराने कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो मेरा रीबर्थ नहीं होगा। एंड सोल गोज टू द मोक्ष, नॉट बॉडी गोज टू द मोक्ष। इसको तो जला दिया जाएगा। ये जड़ तत्व है। क्या है? शरीर जो है वो जड़ तत्व है और पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश।
इससे ये बना है। ये बॉडी है, वो बॉडी के अंदर कोई चेतन नहीं है। चेतन पार्ट बॉडी से कैसा है? अलग है, टोटल सेपरेट है। इसीलिए जब इसको जला दिया जाता है तो सोल नेक्स्ट बॉडी लेता है। सोल कभी जलता नहीं है, और जलता है वो सोल नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि जो जल जाता है वो हम नहीं है, और हम हैं वो कभी जलते नहीं हैं। मगर अज्ञानता के बस हम मानते हैं कि शरीर ही मेरा स्वरूप है। यह अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता है। और वही अज्ञान से राग द्वेष होता है। और आपको अज्ञान निकालना है, शरीर को बदलना नहीं है, संजोगों को बदलना नहीं है, मगर अज्ञानता को निकालना है। कौन सी अज्ञानता है? सबसे पहली, मैं शरीर हूँ। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। शरीर कुदरत देते हैं कर्मों के फल को भुगतान करने के लिए। ही डिसाइडेड कि आपको कौन सा शरीर मिलेगा। लेडीज का मिलेगा, जेंट्स का मिलेगा, ह्यूमन का मिलेगा, एनिमल का मिलेगा, देवलोक में जन्म मिलेगा, नरक लोक में जन्म मिलेगा। वो डिसाइड करेगा आपके कर्म के मुताबिक। उनके पास भी आपको सुख और दुख देने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। आपके कर्मों का ही सिर्फ वो फल दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, उसके पास आपको पास करने की या फेल करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जिस प्रकार से आपने आंसर पेपर लिखा है उसके मुताबिक वो मार्क देते हैं। आप समझे ना? तो यहां भी जब कुदरत हमको रिजल्ट देते हैं हमारे कर्मों का, तो उनके पास कोई सिलेक्शन नहीं होता है कि मैं उनको दुख दूं या सुख दूं। मगर आपका जिस प्रकार का कर्म है, वो कर्म को हैज पर द लॉ ऑफ नेचर दे गिव यू द रिजल्ट इन अ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। और पनिशमेंट दो प्रकार का होता है। जिसको हम कहेंगे कि हमको अच्छा भी लगता है वो भी पनिशमेंट है, जो बुरा लगता है वो भी पनिशमेंट है। पनिशमेंट का एक वर्ड है सफरिंग। यू हैव टू सफर। बहुत कम पैसा है वो भी सफरिंग है, और बहुत ज्यादा है वो भी। नहीं समझ में आया? दोनों क्या है? खाना नहीं खाना है, खाना नहीं है वो भी सफरिंग है, और बहुत खाना खा लिया वो भी क्या है? बोलते नहीं है, सफरिंग है। इट इज नॉट लाइक अ मोर एंजॉयमेंट। हर चीज के अंदर अबव नॉर्मल एंड बिलो नॉर्मल इज अ सफरिंग। हर चीज के अंदर एवरीथिंग इज इन नॉर्मल, इट इज गुड फॉर यू। कि हमको ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस जानने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारा जो विजन है वो रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर डिपेंड है। कौन सा ट्रूथ? रिलेटिव ट्रूथ। और रिलेटिव ट्रूथ ही राग द्वेष करवाती है। समझ में आया? ये एक सवाल, ये नैपकिन हम खरीद के लाए, मतलब मैं नैपकिन का मैं मालिक हूं, बराबर है। मगर वास्तव में कुदरत कहती है कि नैपकिन का आप मालिक हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो धागा है वो और किसी ने बनाया है। उस समय वो मालिक थे। फिर उसके जो कॉटन बनता है उसका मालिक अलग था, उनके धागे बनते उसका मालिक अलग था। फिर उसके बाद जो उन्होंने ये सब सेट किया बनाट करके, उसके मालिक अलग थे। फिर जिसने प्रिंट किया उसका मालिक अलग थे। फिर उन्होंने फिनिश किया उसका मालिक अलग है। फिर होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और फिर बाद में हमारे पास आए। हर समय अलग अलग मालिक थे। राइट और रॉन्ग? आज हमारे पास है, हो सकता है कल दूसरे के पास जाएगा। तो हम कुदरत ये कहना चाहती है कि कोई भी चीज़ के कोई मालिक नहीं हो सकते हैं। ओनली दे आर द यूजर। क्या बोलते हैं? आपके पास है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपके पास टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी है। यानी जीवन में हर चीज़ जो मिलती है
आपके पास यूज़ करने के लिए, ओनरशिप के लिए नहीं है। ये तो हमको $100 मिला और स्टैम्प लगा दिया, आई एम ऑनर ऑफ $100, और ये मालूम नहीं है कि नोट रिजर्व बैंक ने प्रिंट किया है, लाखों व्यक्तियों के हाथ में से घूम के हमारे पास आई। एम आई राइट और रॉन्ग? और अब ये सेम नोट लाखों व्यक्तियों के हाथ में घूमेगी, तो क्या हम इस नोट के परमानेंट मालिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बस वही तो भ्रांति है। यू आर द यूजर बट नॉट ओनर। मगर जब मालिक बन जाते हैं तो फिर चली जाती है तो क्या होता है? दुख होता है। तो यू आर द ओनली यूजर। तो हर चीज को हम वास्तविक फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमको रियलिटी या तो फैक्ट समझ में आएगा। ये नहीं समझते तभी तो तकलीफ है। जब बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसके मालिक हैं। बड़े होते वाइफ कहती है मैं उसका मालिक हूँ। अभी कौन किसका मालिक है भाई? समझ में ही नहीं आता है। तो कोई मालिक नहीं होता है। जहाँ तक माता पिता घर में, वहाँ तक वो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है और जीवन दिया है। मैरिज करते हैं तो अलग डिफरेंट पार्ट हो जाता है, सबका अलग अलग स्टेजेस होता है। फिर बच्चे आएंगे तो बुलाइए तो मैं मेरे पिताजी है या मेरी माता है, तो यही बोलेगा ना। तो डिफरेंट स्टेजेस है, नोबडी इज परमानेंट ओनर। ये सब स्टेज है। क्या है? सफरिंग के स्टेज है, और सफरिंग के स्टेज के मुताबिक अलग अलग प्रकार का सिचुएशन आती है और टाइटल मिलता है। क्या मिलता है? एक ही व्यक्ति है, घर में काम करता है तो हस्बैंड कहते हैं, ऑफिस में काम करता है तो उसको बॉस बोलते हैं, सोसाइटी में जाएंगे तो उसको चाचा बोलेंगे, आप समझे ना, मासा बोलेंगे, जो भी मतलब डिफरेंट या टाइटल मिलेगा। तो ये सब टेम्पररी है। क्या है? एज पर योर रोल। तो ऐसे जीवन के अंदर हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का रोल होता है, एज पर इज सफरिंग।